अब हम पेज संख्या 13 में जो अभ्यास दिया गया है उस अभ्यास को करेंगे। और अभ्यास का पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए, मतलब सेल्सियस में बदलिए। 300 केल्विन है यहाँ पर, हमने जाना, हमने पढ़ा हुआ है कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाते हैं, 300 केल्विन दिया है। चूंकि हम जानते हैं कि 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए 300 केल्विन बराबर 300 में से 273 को घटा लेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बी में आपका क्या दिया है जी, तो 573 केल्विन, 573 केल्विन, ठीक है। इसलिए 573 केल्विन बराबर 573 घटा 273 डिग्री सेल्सियस ना जी, तब घटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 300 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा बी नंबर का। उसके बाद आपके 2 नंबर का यहाँ पर में ए है। 2 नंबर का क्या करना है जी, तो 2 नंबर का निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। माने डिग्री सेल्सियस में दिया है, इसको केल्विन में बदलना है। क्या है ए नंबर में, तो 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। चूंकि आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है ना जी, 273 केल्विन होता है ना जी, तो इसलिए 25 डिग्री सेल्सियस बराबर आपका हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, जोड़ देंगे तो 5 3 8 7 2 9 और 298, ये क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, 298 केल्विन। यहाँ केल्विन में डिग्री नहीं होता है। चलिए बी नंबर में क्या है, तो 373 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस को हमें बदलना है किसमें, केल्विन में। इसलिए चूंकि आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273 केल्विन, इसलिए 373 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 373 प्लस 273 डिग्री सेल्सियस में आएगा, सॉरी डिग्री केल्विन में बदलना है, केल्विन में आएगा, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो 3 3 6 7 7 14 के 4 और 3 2 5 1 6, 646 केल्विन आपका हो जाएगा, ठीक है। केल्विन पर डिग्री नहीं लगता है, केल्विन पर डिग्री नहीं लगता है, सेल्सियस पर डिग्री लगता है। समझ गए, कहने का मतलब है कि जब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना होगा तब तो उसमें से हम 273 को घटाएंगे, ठीक है। और जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना होगा तो इसमें 273 को जोड़ेंगे। हालांकि इस 273 का एग्जैक्ट मान होता है कितना, 273.15, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन में सुविधा हो इसके लिए इसको 273 ही माना जाता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। पहला तो 3 का ए क्या कहता है कि नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। तो नेफ्थलीन के विषय में कहता है ऐसा क्यों होता है, तो हमने बताया कि नेफ्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है। क्या है, वाष्पशील ठोस पदार्थ है, कहने का मतलब कि हवा में बदल जाता है। जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही क्या होता है, गैस में बदल जाता है। अब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं, हमने पढ़ा है। अतः कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि यह एक प्रकार का ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, ठीक है। हाँ, ऊर्ध्वपातित पदार्थ का मतलब कि वह पदार्थ जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, जैसे कपूर भी उसका उदाहरण है। अच्छा, इसका नाम भी कपूर टार है। इसे हम कपूर टार भी कहते हैं, ठीक है। 3 का बी नंबर प्रश्न कहता है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। इत्र मतलब सेंट जो हम लगाते हैं, वो बहुत दूर कोई बैठा हुआ है और हम यहाँ लगाए हैं तो उसको भी इसकी सुगंध जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो आप सभी जानते हैं कि इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है, समझे, मतलब वाष्प में परिवर्तित होने वाला, जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विसरित होने लगता है, मतलब फैलने लगता है, ठीक है। यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हमारे पास पहुंच जाती है।
समझ गए। प्रश्न संख्या 4 है। पहले 4 में क्या कहता है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें, माने सजाएं। कई गो है? 3 गो तो पदार्थ है, जल, चीनी, ऑक्सीजन। तो सुनिए पहले ध्यान से, कहता है कि बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार। बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार कहने का मतलब है कि उसके कणों के बीच आकर्षण बल होता है ना जी, तो किसमें अधिक होता है उस हिसाब से सजाना है। तो बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, यानी जिसमें सबसे कम होता है उसको पहले लिखते हैं। तो सबसे कम जो आकर्षण बल होता है वो ऑक्सीजन में होता है, हवा में। अब जिधर हाथ लगा उधर चला जाएगा, उसके कणों के बीच मजबूत बंधन नहीं होता है, वही बात बताया। और उससे इस ऑक्सीजन से थोड़ा अधिक जो होता है आकर्षण बल, ये जल में होता है। और इन तीनों में से सबसे अधिक आकर्षण बल चीनी में होता है। ठीक है। अब 5वां प्रश्न है। 5वां में कहता है कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। जल की भौतिक अवस्था क्या है? ठोस, द्रव, गैस। तो आपको बताना है, तापमान दिए गए हैं कि इस ताप पर जल की अवस्था क्या होनी चाहिए या फिर होगी। ए में कहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस। ए में कहता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप जानो कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल जो होता है जल की अवस्था में ही, यानी द्रव की अवस्था में होता है। समझ गए। दूसरा कहता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप सुनिए ध्यान से, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है? ठोस यानी बर्फ की अवस्था में भी होता है तथा द्रवीय अवस्था दोनों में हो सकता है। क्यों जी? क्यों जी? तो जल का हिमांक, सुनो, जल का हिमांक कहने का मतलब कि जल को जब ठंडा करते हैं तो हिम में यानी बर्फ में बदलता है उसको। तो जल का हिमांक तथा बर्फ का गलनांक यानी बर्फ का पिघलना दोनों ही क्या होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में परिवर्तित होने लगता है और बर्फ जल में परिवर्तित होने लगता है। समझे? दोनों का ही यही तापमान है, यानी बर्फ जल में पिघलने लगे 0 डिग्री सेल्सियस पर, और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जल क्या होता है? बर्फ में भी परिवर्तित होने लगता है। तो ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर जल दोनों अवस्थाओं में पाया जाएगा। समझ गए। सी में कहता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर, हाँ 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रवीय अवस्था यानी उबलने लगता है। आप सुनो ध्यान से, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है? उबलने लगता है। तो उबलने लगता है तो तब तो द्रव्य अवस्था में रहता है। अच्छा, या गैसीय अवस्था यानी वाष्प दोनों हो सकता है, क्योंकि आप जानो कि जब जल उबलने लगेगा तो जल की अवस्था में तो पहले से है, और उबलने लगा तो वाष्प में भी बदलने लगा, गैस में भी बदलने लगा। इसलिए हमने कहा कि चूंकि 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प में परिवर्तित होता है। समझ गए। कहने का मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल दोनों अवस्थाओं में पाया जाएगा, द्रव में भी और गैस में भी। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, तो उबलने लगता है तो गैस भाप बन करके उड़ेगा ना जी, तो दोनों अवस्था में पाया जाएगा। समझ गए। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि पुष्टि हेतु कारण दे। पुष्टि हेतु कारण दे किसका जी? तो ए में कहता है कि जल कमरे के ताप पर द्रव है। क्यों? आप जानो कि जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। अब सुनिए, जल कमरे का ताप कहने का मतलब है कि 20 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस लगभग सामान्य तापमान। कमरे का तापमान यही समझो ठीक से, तापमान का मतलब यही है। तब कमरे के तापमान पर द्रव है। क्यों? कौन है? तो जल। कमरे के तापमान पर जल जो है द्रव अवस्था में है, क्योंकि कमरे का तापमान 25-20 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ हम जानते हैं कि उसको ठोस में बदलने के लिए यानी बर्फ में बदलने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए, या फिर वाष्प में बदलने के लिए उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसलिए सामान्य ताप है 20-25 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है। उसके बाद आपका कहता है बी नंबर कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। लोहा की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। अब एक बार हम बता दिए आपको कि कमरे का तापमान मतलब सामान्य तापमान मतलब 20-25 डिग्री सेल्सियस। समझ गए। अब आप देखो, कहता है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका गलनांक कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है। माने लोहे को पिघलाने के लिए कम से कम 1550 डिग्री सेल्सियस 1550 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान चाहिए। और कमरे का तापमान कितना है? 20-25 डिग्री सेल्सियस। तो कहीं ज्यादा अधिक है कि नहीं? अब बताओ, लोहा कमरे के ताप पर ठोस रहेगा कि नहीं? इसका एक निश्चित आकार होता है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी हो गया कि इसका एक निश्चित आकार होता है, आयतन निश्चित होता है तथा यह दृढ़ होते हैं। दृढ़ माने मजबूत होते हैं। समझ गए। लेकिन आप ये जान गए कि लोहा कमरे के ताप पर ठोस क्यों है? क्योंकि इसका गलनांक
1550 के लगभग है, मतलब इसको पिघलने के लिए 1550 के लगभग डिग्री सेल्सियस में तापमान चाहिए। ठीक है। 7वां प्रश्न है, कहता है कि 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? बर्फ में शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? क्योंकि दोनों को, यानी बर्फ को और जल को, दोनों को एक ही तापमान पर ठंडा करता है, तो बर्फ में शीतलता का प्रभाव यानी बर्फ अधिक ठंडा क्यों होता है, इसका कारण बताना है। तो हमने यहाँ पर मैं लिखा 273 केल्विन, इसी को 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त उष्मा लेती है, ऐसा हम पढ़े हैं, जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है फिर इसके ताप में वृद्धि करता है। बर्फ को हम इसके जब ताप इसको देते हैं तो पहले, अब देखो गुप्त उष्मा वाला पाठ में हम पढ़े कि बर्फ को हम उष्मा दे रहे हैं तो तब तक उसका ताप नहीं बदलता है जब तक कि वह बर्फ पूरी तरह से पिघल नहीं जाता है। ऐसा ही होता है, यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर, उसके कणों के बीच गुप्त उष्मा छिपी हुई रहती है। ठीक है, वही बात कहता है। इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, यानी बर्फ से द्रव में बदलता है, यही ना होता है, तब जा करके उसका तापमान बढ़ता है, फिर इसके ताप में वृद्धि होती है, वही बात बताया। तब जब पूर्ण रूप से बर्फ द्रव में बदल जाता है तब उसके ताप में वृद्धि होना शुरू होता है, परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही उष्मा प्राप्त करता है। जल तो पहले से द्रव अवस्था में है, अब उसको चाहिए कि वो वाष्प में बदले, गैस में बदलने के लिए उष्मा प्राप्त करता है। इसीलिए बर्फ शीतलता अधिक प्रदान करता है, बर्फ जो होता है अधिक शीतलता प्रदान करता है, क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त उष्मा नहीं लेता है। जल किसी प्रकार का गुप्त उष्मा लेता है? नहीं लेता है। ठीक है, किंतु बर्फ के अंदर गुप्त उष्मा होती है। समझ गए? 8वां प्रश्न कहता है कि उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? तो आप देखे होंगे कि जल से उतना हाथ नहीं जलता है, उबलते हुए जल से उतना हाथ नहीं जलता है या फिर उतना गर्म मालूम नहीं पड़ता है जितना ही किसी भाप से मालूम पड़ता है। ठीक है, ऐसा कारण क्यों है? तो अब जानो कि उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता भाप में अधिक महसूस होती है, क्योंकि 373 केल्विन, जिसको हम 100 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। माने 100 डिग्री सेल्सियस पर ही 373 केल्विन पर ही जल के तापमान से अधिक कणों की ऊर्जा किसमें होती है? भाप में। जितना जल में ऊर्जा होता है उससे अधिक ऊर्जा भाप में होता है, उसके कणों में। ठीक है, फिर कहता है हाँ अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप की कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के रूप में अतिरिक्त उष्मा अवशोषित कर ली है। माने जल के अपेक्षा, उबलते हुए जल के अपेक्षा अतिरिक्त उष्मा किसमें है? भाप के कणों में। इसलिए हमें भाप अधिक गर्म मालूम पड़ता है। वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा आप जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए, इसमें वाष्प में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसका वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। समझ गए? बात समझे ना जी? अब आपका प्रश्न 9 है, और प्रश्न 9 में क्या है जी? तो यही आपका चित्र बनाया हुआ है, ये चित्र जो हमने यहाँ पर मैं बोर्ड पर में बनाया है, क्या है? तब आप देखो, इसमें कहता है कि इस चित्र को देखते हुए क्या करना है कि इसकी अवस्था परिवर्तन के हिसाब से इसका नामांकन करना है, मतलब नाम बताना है। ठीक है, तो अब आप देखो, यही प्रक्रिया है, सुनिए, यही प्रक्रिया आपके पेज संख्या 9 में यहाँ पर में दिखाया गया है, पेज संख्या 9 में दिखाया है ये वाला। हाँ, अब आपको कहता है इसको देख करके उत्तर बताइए। कहना है कि ठोस, चिन्ह देखिए, तीर का चिन्ह देखिए, ठोस कहता है कि ए है, ए कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, संगलन कहेंगे। जब भी कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसको हम संगलन कहते हैं। ठीक है, अब कहता है कि बी कोई द्रव पदार्थ है जो गैस में बदल रहा है, तो द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, अब सी के विषय में चलेंगे, तो गैस, कोई सी गैस पदार्थ है जो कि द्रव में परिवर्तित हो रहा है, तो जब भी गैस द्रव में परिवर्तित हो तो संघनन कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद द्रव जब ठोस में परिवर्तित होता है तो उसको जमना कहते हैं, फ्रीजिंग, जमना कहते हैं, ठीक है, जमना। अच्छा, अब आप देखो ई, हाँ ई कहा गया तो ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी। तो ई के विषय में कहता है कि ई ठोस है और ठोस से सीधे कहाँ गया, गैस में, जैसे कपूर। तो कपूर का क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, इसलिए ऊर्ध्वपातन। और उसी को उलट दिया, माने गैस अब ठोस में। तो जब गैस कोई पदार्थ ठोस में डायरेक्ट परिवर्तित हो तब उसको हम निक्षेपण कहते हैं। समझ गए। यहाँ पर मैं आप देखो, देखो गैस है और ठोस में बदला निक्षेपण, सारा कुछ यही दे दिया है, ठीक है।